चाणक्य की बुद्धि जितनी दमदार थी, क्या आपकी तैयारी भी उतनी ही दमदार है? अगर हाँ, तो मौर्य साम्राज्य के इन प्रश्नों को हल कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सम्हारता, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास आमत्य, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास धम्म महामात्र। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, धम्म महामात्र। यानी कि अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं के सुधार के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास बिंदुसार और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। यानी अमित्रघात की उपाधि जो है यूनानियों द्वारा बिंदुसार को दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो आपके पास ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अकबर और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कालाशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में उन्होंने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त किया था और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1 है आपके पास अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। कथन 2 है आपके पास चाणक्य के विचार जो है अर्थशास्त्र में थे। तो इसके दो ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास केवल दूसरा जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी है केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर सी है ना तो पहला ना ही दूसरा सही है और ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। क्यों? देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे, तो सही बात है ब्राह्मी लिपि में थे। इसके अलावा खरोष्टी और अरमाइक में भी इनके शिलालेख जो हैं वो मिले हैं, लेकिन अधिकांश जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। दूसरा है कि चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र में थे, तो हाँ, चाणक्य के राजनीतिक विचार जो हैं उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे कौन से शासक ने और किसके दरबार में भेजा था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी है यूनानी शासक ने बाबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी है चीनी शासक ने शाहजहां के दरबार में और ऑप्शन नंबर डी है चीनी शासक ने सिकंदर लोदी के दरबार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था। और मेगास्थनीज ने क्या काम किया था? उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का वर्णन किया है कि किस तरीके का शासन उनके काल में था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। ठीक बात है, कलिंग तटीय डैश का प्राचीन नाम था, यानी कि कलिंग किसका, कौन से स्टेट का, यानी कि आज के वर्तमान के कौन से स्टेट का प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मद्रास, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास बॉम्बे और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, उड़ीसा। यानी आज का उड़ीसा उस समय में कलिंग के नाम से प्रचलित था। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, यानी कि वर्तमान उड़ीसा की राजधानी आप बताएंगे, और मौर्य काल में जो कलिंग क्षेत्र था उसकी राजधानी क्या थी वो आप दोनों ही राजधानियां जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो मौर्य वंश से संबंधित नहीं था, नहीं पर ध्यान रखना है, नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। तो वो कौन से वंश से संबंधित था वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वो कौन से वंश से संबंधित था वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बृहदत्त और ऑप्शन नंबर डी है बिंदुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक जो थे वो पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेखों के द्वारा अपने लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, यूनानियों द्वारा सेंड्रोकोटस
किसे कहा जाता था, यानी यूनानियों ने सैंड्रोकोटस की जो उपनाम था या उपाधि थी वो किसको दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अशोक और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास धनानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी यूनानियों ने सैंड्रोकोटस की उपाधि किसको दी थी, सैंड्रोकोटस का उपनाम किसको दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, हाइडस्पेस की लड़ाई यानी बैटल ऑफ हाइडस्पेस में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी। दो राजाओं की लड़ाई हुई, उस लड़ाई को नाम दिया गया बैटल ऑफ हाइडस्पास। ठीक है, तो वो दो राजा बताने हैं आपको जिनके बीच में लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास चंद्रगुप्त और धनानंद, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास सिकंदर और पोरस, और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अशोक और महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मिहिर कुल और यशोधर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको बैटल ऑफ हाइडस्पास के नाम से जाना जाता है, जिसमें हालांकि पोरस की हार हो गई थी, लेकिन सिकंदर जो थे पोरस की बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास संप्रति, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अशोक, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास दशरथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर के अधीन जो क्षेत्र थे, जो अधीन क्षेत्र थे उनके, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था वो जीत लिया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इन्होंने यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, और इस तरीके से विवाह संबंधों के थ्रू इनका संबंध जो है यूनान तक हो गया, यानी यूनानियों से भी इनके संबंध हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटका में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा वो स्थल है जो कर्नाटक में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ब्रह्मागिरी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास गवमठ, ऑप्शन नंबर सी है रूपनाथ और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मस्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, रूपनाथ। ऑप्शन नंबर सी, रूपनाथ जो है इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मागिरी, गवमठ और मस्की तीनों ही कहाँ है, कर्नाटका में है, लेकिन रूपनाथ जो है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसकी शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि मौर्य साम्राज्य से पहले कौन से साम्राज्य का आधिपत्य मगध में था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था 322 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कुरु, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास मल्ल, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पांचाल, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नंद। तो जैसा कि अगर आप जानते हैं कुरु, मल्ल और पांचाल तीनों ही क्या हैं, महाजनपद हैं, कोई वंश नहीं है, और लेकिन नंद जो है वो वंश है, और इसी का अंत करके, नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो ऑप्शन ए है आपके पास देववर्मन, ऑप्शन बी है आपके पास सतधनवन, ऑप्शन सी है आपके पास बृहदत्त और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास संप्रति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाता है, बृहदत्त। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस वंश ने 320 एडी से 550 एडी के बीच भारत पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मौर्य राजवंश, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास होयसला राजवंश, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास मगध राजवंश और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गुप्त राजवंश। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका गुप्त राजवंश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 16, सम्राट अशोक ने किसके युद्ध के बाद, यानी कौन सा युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कलिंग युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास हल्दी घाटी की लड़ाई और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास तराइन की लड़ाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपके पास, ए, कलिंग का युद्ध, जो इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इन्होंने लड़ा था, जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने भेरी घोष की नीति को धम्म घोष की नीति में बदल लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजा अशोक की बेटी का क्या नाम था जिसे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अशोक
अशोक ने जब अपनी नीति धम्म नीति में परिवर्तित की तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने काफी सारे मंत्री और अपने पुत्र और पुत्री को कई अलग अलग क्षेत्रों में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो उनमें से उनकी बेटी जो थी वो कौन थी और उनको कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पद्मावती, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास संघमित्रा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास असंघमित्रा और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास यशोमती। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी संघमित्रा। संघमित्रा उनकी पुत्री थी जिन्हें उन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18, साम्राज्य के कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था। ठीक है, ये कंटक शोधन जो है ये एक तरीके का न्यायालय था, यानी कि कोर्ट, जिसको आज हम कोर्ट बोलते हैं। कैसा कोर्ट था? ये क्रिमिनल कोर्ट था। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट था। तो वो पूछ रहा है कि ये क्रिमिनल कोर्ट यानी कंटक शोधन जो है ये इस तरीके का जो प्रचलित न्यायालय था कौन से साम्राज्य में था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कुषाण, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास चौल और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मौर्य राजवंश। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रचलित न्यायालय था। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1837 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास DC सरकार, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कॉलिन मैकेंजी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, मतलब उनकी जो लिपि थी उसको पढ़ा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझाने वाले पहले विद्वान थे, मतलब समझने वाले पहले विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी जेम्स टेलर, ऑप्शन नंबर डी वी गार्डन चाइल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। चलिए प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतह पर खुदवाए थे? मतलब अपने उनके संदेश देने के लिए किसने पत्थर पर खुदाई करवाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अशोक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास बिंदुसार और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक। चलिए प्रश्न नंबर 22, मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर कौन से पशुओं का इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास हाथियों का, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास घोड़ों का, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास रथों का और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास तलवारों का। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हाथियों का। तो मगध पहला साम्राज्य बना जिसने हाथियों को सबसे पहले जो है रण क्षेत्र में उतारा था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। भारतीय इतिहास में अटाविका राज्य को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? अटाविका राज्य को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास दक्षिण भारतीय साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी गणतंत्रवादी राज्य, ऑप्शन नंबर सी वन साम्राज्य और ऑप्शन नंबर डी मुगल साम्राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाता है वन साम्राज्य। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया जाता था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है आपके पास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास राजस्यू, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अश्वमेध और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मुवेंद वेलन। ठीक है, तो वाजपेयी तो यज्ञ होता था, राजस्यू भी यज्ञ होता था और अश्वमेध भी यज्ञ होता था, लेकिन मुवेंद वेलन जो है किसी प्रकार का बलिदान या किसी प्रकार का यज्ञ नहीं होता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास तक्षशिला और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र। चलिए प्रश्न नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास उपगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास वसुमित्र और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास पतंजलि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27, मौर्य प्रशासन में प्रांतों के शासक क्या कहलाते थे? यानी कि जो प्रांतों को शासित करते थे, जो प्रांतों के हेड होते थे, उनको क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास महामात्र, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कुमार, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अमात्य, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास समहारता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमार, यानी कि कुमार जो थे वो प्रांतों के शासक कहलाते थे।
प्रश्न नंबर 28, अर्थशास्त्र ग्रंथ का विषय मुख्यतः किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र के राइटर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास धर्म, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास राजनीति एवं प्रशासन, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास खगोल विज्ञान और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास आयुर्वेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, राजनीति एवं प्रशासन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और प्रश्न नंबर 29, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास पाली, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास प्राकृत और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास तमिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। चलिए प्रश्न नंबर 30, मौर्य काल में भू राजस्व की दर लगभग कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1/10, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1/6, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1/4 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1/3। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1/6, यानी कि भू राजस्व की दर लगभग 1/6 थी। प्रश्न नंबर 31, मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गुप्तचर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास आरक्षक, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास प्रहरी और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास दूत। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर, यानी कि जासूसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? गुप्तचर कहा जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 32, चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी समकालीन कौन था? यानी कि कंटेम्पररी, चंद्रगुप्त मौर्य के जो काल था उसमें ही एक यूनानी थे जो इनके काल के थे, तो उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सेल्यूकस निकेटर और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास पेरिक्लिस। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर, जिनकी पुत्री हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह संबंध जोड़ा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 33, मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास नागरक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास दुर्गपाल, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सेनापति और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास रजूक। तो इसका सही आंसर हो जाता है नागरक, यानी नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? नागरक। और आप बताएंगे कि उच्च अधिकारियों को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? उच्च अधिकारियों को, यानी सभी उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता था, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 34, अशोक ने किस लिपि में अपने शिलालेख उत्तर पश्चिम भारत में लिखवाए? ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी देवनागरी और डी शारदा। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका उत्तर पश्चिम। पहले एक बार इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। उत्तर, ये पूरा हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ और ये पश्चिम हुआ। तो वो पूछ रहा है कि उन्होंने अपने उत्तर पश्चिमी छोर के जो शिलालेख थे उनको किस भाषा में लिखवाया था? तो उन्होंने ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी में लिखवाया था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी छोर के जो अभिलेख थे, शिलालेख थे, वो सारे किस भाषा में मिले? खरोष्टी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य का राज्य चिन्ह किस पशु से संबंधित माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अश्व, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास सिंह, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास हाथी, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास बैल। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिंह। हमारा जो नेशनल एम्बलम है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वो उसका जो इंस्पिरेशन लिया है वो कहाँ से लिया गया, यानी कि वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 36, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 7, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 10, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 14 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 18। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 7, यानी कि स्तंभ लेखों की संख्या जो है वो 7 है। और स्तंभ लेख जो है ईरानी और यूनानी कलाओं से इंस्पायर्ड है, यानी कि उनसे प्रेरित हैं, उनसे ही इस तरीके के स्तंभ बनाने की प्रेरणा ली गई थी। और इनकी एक और खासियत क्या है कि ये मोनोलिथिक होते हैं, यानी कि एक ही पत्थर पर बनाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 37, मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास महादंडनायक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास सेनापति, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास प्रतिहार और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास संहारता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। प्रश्न नंबर 38, मौर्य काल में व्यापार मार्गों की देखरेख कौन करता था? व्यापार मार्गों की देखरेख कौन करता था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास पणयाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास संहारता और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सिताध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है पणयाध्यक्ष। ठीक है, ये व्यापार मार्ग और व्यापार संबंधी जो भी मैटर होते थे वो सब कौन सुलझाता था? पणयाध्यक्ष सुलझाता था। शुल्काध्यक्ष क्या सुलझाता था और सिताध्यक्ष किस
किस जो है क्षेत्र के अधिकारी थे, इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 39, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए युद्ध का विस्तार, बी सामाजिक नैतिकता, सी कर वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी धार्मिक कट्टरता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी सामाजिक नैतिकता। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 40, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किस विभाग से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर ए खनन, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, और ऑप्शन नंबर डी सिंचाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी कृषि। कृषि से सीता अध्यक्ष जो है जुड़े हुए थे, यानी कि कृषि से जुड़े सारे कार्य जो देखते थे उनको क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41, मौर्य काल में पणिया अध्यक्ष किससे संबंधित थे? ए कर, बी सोना, सी बाजार, और डी भूमि। अभी हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा था, तो किससे संबंधित थे? बाजार से, यानी कि बाजार के या व्यापार के जितने भी काम थे वो सारे काम कौन देखते थे? पणिया अध्यक्ष ही देखते थे। मौर्य काल में भूमि माप की इकाई क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास निवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास बीघा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास द्रोण, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? ए निवर्तन। निवर्तन जो है मौर्य काल में भूमि माप की इकाई मानी जाती थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 43, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ वैवाहिक संधि की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पोरस, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास धनानंद, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस। प्रश्न नंबर 44, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास लघु शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी प्रमुख शिलालेख 13, ऑप्शन नंबर सी स्तंभलेख 7, और ऑप्शन नंबर डी गुहालेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है आपका बी प्रमुख शिलालेख 13, यानी कि इनके जो शिलालेख 13 है उसमें कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 45, मौर्य काल में नगरों में स्वच्छता की देखरेख कौन करता था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास नागरक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास राजू, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास दुर्गपाल, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास महामात्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है नागरक, यानी कि नगरों में जो स्वच्छता का ध्यान रखते थे वो अधिकारी क्या कहलाते थे? नागरक कहलाते थे। राजुक जो है किस क्षेत्र को देखते थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 46, मौर्य काल में राजुक का कार्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए न्याय, ऑप्शन नंबर बी कर वसूली, ऑप्शन नंबर सी सेना संचालन, और ऑप्शन नंबर डी व्यापार नियंत्रण। तो इनका असल काम क्या था? इनका काम था न्याय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अशोक के धम्म में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास हिंसा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अहिंसा, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास युद्ध। तो सबसे ज्यादा बल किस पे दिया गया है? अहिंसा पे दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 48, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था? यहाँ क्षेत्रीय विस्तार के बारे में बात हो रही है, क्षेत्रीय विस्तार, ना कि कूटनीतिक विस्तार। ठीक है, तो क्षेत्रीय विस्तार जो है सबसे बड़ा किसके शासनकाल में हुआ था? तो ए है आपके पास ऑप्शन चंद्रगुप्त, बी है आपके पास बिंदुसार, सी है आपके पास अशोक, और डी है आपके पास दशरथ। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 49, मौर्य काल में अग्रोनोमाय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अग्रोनोमाय शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सैनिक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कर अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास भूमि मापक, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास व्यापारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी भूमि मापक। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, मौर्य काल में बंदरगाहों की देखरेख कौन करता था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास नावाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास समुद्राध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पणियाध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास शुल्काध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? नावाध्यक्ष। बाकी समुद्राध्यक्ष, पणियाध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष कौन कौन सी चीजों की देखरेख करते थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज इन प्रश्नों को यहीं छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे और आपकी तैयारी कितनी ज्यादा परसेंटेज सही चल रही है। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चंस दोनों ही पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।